सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लोग हाउस या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करके रह जाते हैं। इंडिया में तो रियल एस्टेट को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। यहाँ भी लॉसेस होते हैं लोगों को। हाँ, अगर कोई शॉर्ट टर्म में कमाने के चक्कर में रहेगा तो लॉस हो सकते हैं ना। भारत में या विदेश में भी दो ही कारणों से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो रेंटल यील्ड के लिए या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। आप जब इन्वेस्ट करते हैं या किसी को सुझाव देते हैं तो दोनों में से किस चीज़ का वेटेज आपके लिए ज़्यादा है और क्या देखकर व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए? ये अगेन व्यक्ति के परसेप्शन पे डिपेंड करता है ना, उनकी नीड पे डिपेंड करता है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कौन से ऑप्शंस है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के जहां अभी तक इन्वेस्टर पहुंचा ही नहीं है? रियल एस्टेट में क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मली बड़े साइज का होता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है और आज के पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी एपिसोड में हम किसी कोच से मिलते हैं, कभी किसी डॉक्टर से मिलते हैं। आज हम एक सोशल एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे। आपने एंटरप्रेन्योर सुना होगा, बिजनेसमैन सुना होगा, फाउंडर डायरेक्टर सुना होगा, मगर आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ उनके हर एक वेंचर के पीछे एक सोशल कॉज छुपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर कमलकांत जैन जी की, जो फॉर्मर मेंबर हैं रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल के, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनेकांत वेंचर्स ग्रुप के और फाउंडर हैं सोशियो रिच के। तो आज आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, रियल एस्टेट के बारे में जानेंगे, करेंसी के बारे में जानेंगे, पैसे के बारे में जानेंगे। जी हाँ, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मनी इज़ अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल। जी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ये हैप्पीनेस से जुड़ा भी हो सकता है और ये हमारी जिम्मेदारियों से भी जुड़ा है। सो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए कमलकांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा इस सोशल एंटरप्रेन्योर से। आपने, जब मैंने आपसे पूछा मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूं, तो आपने कहा मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूं, या मुझे आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। इसके पीछे क्या आइडिया है आपका? देखिए, इसके पीछे आइडिया ये है कि मेरा ये मानना है कि जितने भी वेंचर आप स्टार्ट करते हैं ना, वो समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की, हर बिजनेस के पीछे समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की फिलॉसफी होनी चाहिए। क्योंकि पैसा भी जब हम कमाते हैं तो वो हैप्पीनेस के लिए कमाते हैं, और हैप्पीनेस तभी आएगी जब कलेक्टिव हैप्पीनेस होगी। तो समाज में कुछ ना कुछ अगर कंट्रीब्यूट हम कर सकें और उसके थ्रू पैसा अर्न करें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत नीड सेटिस्फाई करने के लिए पैसा अर्न करें। वंडरफुल। तो आप आज के एंटरप्रेन्योर्स को एक नई लर्निंग दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वैल्यूएशन, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, आईपीओ, एग्जिट, इसी के बारे में सोचते हैं। आप एक नया पहलू दिखा रहे हैं उन लोगों को कि आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो। हाँ, ये नया नहीं है, ये तो बहुत पुराना पहलू है। मैं तो उसको बस रिपीट कर रहा हूँ। ये तो एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही है। वंडरफुल। कमलकांत सर, अनेकांत वेंचर आपका ब्रांड है विच इज़ बेसिकली इनटू रियल एस्टेट। तो मुझे पता है आप रेरा के साथ जुड़े रहे हैं। और क्या कारण थे, आपने रियल एस्टेट को ही क्यों चुना? बहुत सारे बिजनेसेस और थे जो हम कर सकते थे। कोई एक स्पेसिफिक रीज़न दैट यू चोज रियल एस्टेट? एक सोशल एंटरप्रेन्योर रियल एस्टेट जो बिल्कुल हाईली कैपिटल इन्वॉल्व इंडस्ट्री है, उसमें कैसे आ गए? हाँ, देखिए, मैं पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था और मैंने काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करी। तो प्रैक्टिस करते करते कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट पर्सनल लेवल पे किया रियल एस्टेट में। फिर ये हुआ कि जो हमारे जानने वाले कुछ क्लाइंट्स थे या कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मेरी सलाह पे या मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। जी। तो अब वहाँ पे रिटर्न बड़ी अच्छी थी। अच्छा। रियल एस्टेट में जिस टाइम हम लोगों ने एंटर किया। हाँ। तो शायद ये भी कारण रहा हो कि वहाँ से हमें अट्रैक्शन मिला। और बाकी दूसरा मेन कारण जो मुझे लगता है वो ये था कि मैं एक कई बार ना बहुत सोचता था मास्टर प्लानिंग को लेके, रियल एस्टेट को लेके। तो मुझे लगता था कि जो अर्बन प्लानिंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और रियल एस्टेट में सोशल एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत ज़्यादा है।
कंपेरेटिवली दूसरे जगहों के मुकाबले। और हम लोगों ने जो सबसे पहला भी प्रोजेक्ट किया वो एक गवर्नमेंट कंपनी है NBCC, उनके साथ अफोर्डेबल हाउसिंग में जॉइंट वेंचर किया। तो जहाँ पे उस समय लोग अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बहुत अच्छे से नहीं समझते थे, उस टाइम पे हमने कोशिश की कि बहुत सस्ते फ्लैट्स लोगों को अवेलेबल कराए जाए। वेरी नाइस। कमलकांत सर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है और आपका बिजनेस भी रियल एस्टेट में है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि रियल एस्टेट में बहुत काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं और लोगों का ड्रीम होता है, मतलब बहुत लंबे समय कमाएंगे, फिर अल्टीमेटली उनको कहीं इन्वेस्ट करना है तो वो रियल एस्टेट ही है, भले ही कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर जो सुपर रिटर्न्स होते हैं वो बहुत कम लोग अर्न कर पाते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे, क्या मिस्टेक्स वो लोग करते हैं जो रिटर्न्स नहीं जिनको मिलते, और क्या सही चीज़ वो करते हैं दोज हु गेट हाई रिटर्न्स? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कैसे रियल एस्टेट में सुपर रिटर्न कमा सकते हैं, या इनडायरेक्टली कि जो लोग रियल एस्टेट में सुपर रिटर्न नहीं कमा पाते तो वो क्या गलतियाँ करते हैं। तो देखिए, जहाँ पे रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आम आदमी सबसे पहले सेफ्टी देखता है कि वो पैसा उसका सेफ है, और या वो अपनी जो नीड है उनको देखता है। तो एक तो ये तो बहुत आम बात है कि हाउस जो है यहाँ पे इमोशनल वैल्यू रखता है इंडिया में, और उसको इन्वेस्टमेंट की नज़र से नहीं देखा जाता। तो पहला घर तो जब आप खरीदते हैं तो वो तो आप एक उसकी इमोशनल वैल्यू होती है, बट उसके बाद जब आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो फिर आपको, क्योंकि सबसे आसान लगता है कि किसी भी घर में इन्वेस्ट कर दो, तो आप नॉर्मली घर या कोई किसी मॉल में, कॉमर्शियल प्लेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है एक आम आदमी के लिए, उससे ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होती इन्फॉर्मेशन की, और वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय ना एनालाइज नहीं करते। मैं देखता हूँ कि शेयर मार्केट में लोग 2, 4, 10 लाख रुपए लगाते समय भी एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। दूसरा ये है कि रियल एस्टेट में उतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, तो कहाँ पे रिटर्न कितनी आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो किस तरीके से रिटर्न आ सकती है, इस तरीके के जो एनालिसिस हैं वो बहुत कम हुए हैं। अब काफ़ी लोग जो पढ़े लिखे लोग भी अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एनालिसिस नहीं करते, और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ रियल एस्टेट में जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, हाल चाहे वो पढ़े लिखे लोग नहीं भी होते हैं तो वो ज़्यादा कमा लेते हैं। तो ये क्या है कि ये एक तरीके से उनकी कैलकुलेशन है। जो बिजनेस को अच्छे से समझते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे बहुत लंबे समय पे कि टाइम लेके कोई एसेट्स खरीद ली, तो उसमें आपका एडवांस जो पेमेंट हुआ वो तो बहुत कम हुआ, और जो इन्फ्लेशन और अदर फैक्टर हैं उससे क्या होता है कि रिटर्न, इंडिया में डिमांड भी है, इन्फ्लेशन भी है, उसकी वजह से रियल एस्टेट प्राइजेस थोड़े बढ़ते ही हैं। अब प्राइजेस तो नॉर्मली बढ़ते हैं लैंड पर, कंस्ट्रक्शन वैल्यू पे नॉर्मली प्राइस नहीं बढ़ते, क्योंकि उसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें वो डेप्रिसिएट होते हैं और फैशन भी चेंज होते रहते हैं। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन वैल्यू, अगर एवरेज कंस्ट्रक्शन वाले आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे रिटर्न अच्छी नहीं आती, बट जो फैशनेबल इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है, उस प्रॉपर्टी में थोड़े समय तक रिटर्न रहती है, क्योंकि उसके जैसे ही वो आउट ऑफ फैशन होती है वो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि किस तरह की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। और नॉर्मली सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लोग हाउस या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करके रह जाते हैं। जो लोग ज़्यादा कमाते हैं रियल एस्टेट में, उनका इन्वेस्टमेंट उसके अलावा जो आम लोग जहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, जैसे वो लोग क्या करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर लैंड अगर आप खरीद लेते हैं हाईवे पे, या कुछ बहुत सारे अच्छे हाईवे के इंटरसेक्शंस बनते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड अगर आप खरीद लेते हैं
जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल हैं, तो वहाँ बहुत अच्छी रिटर्न आ जाती है। जो नई सिटी बस रही होती हैं, जैसे जब नोएडा बस रहा था, गुड़गांव बस रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बिलीव नहीं किया, उन्होंने दिल्ली में ही इन्वेस्ट करना बेहतर समझा। अभी दिल्ली में जो एप्रिसिएशन आया वो उस रेट पे नहीं आ पाया, क्योंकि जो नई सिटी है वो, जैसे मैंने बताया ना, कंस्ट्रक्शन उसमें फैशनेबल कंस्ट्रक्शन होगा, अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और कुछ समय तो बढ़ती है। जो जितनी ज़्यादा प्लान्ड सिटी होगी उतना अच्छा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो उस तरह की प्रॉपर्टियों में तो प्रॉपर्टीज़ का सिलेक्शन और टाइम का सिलेक्शन, रियल एस्टेट का साइकिल भी है कि किस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकिल हर इंडस्ट्री का होता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी जब तेज़ी का माहौल होता है लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, और जिस समय वहाँ से विड्रॉ करने का समय आ रहा होता है, हालांकि बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी थोड़ा बहुत एनालिसिस होना चाहिए। और जितनी इन्फॉर्मेशन अभी रेरा आने के बाद तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, तो अगर एनालाइज करके करेंगे तो उनको अच्छी रिटर्न आएगी, मिलेंगे। पर ना अब जैसे ये स्टॉक मार्केट और बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं, तो नाउ पीपल आर थिंकिंग कि रियल इस्टेट में भी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अभी इन्वेस्ट किया और अभी हम वहाँ से कुछ रिटर्न्स कमा लें। तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि रियल इस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, या फिर यहाँ पर शॉर्ट टर्म भी आप थोड़ा बहुत, या जो भी यू कैन गेट रिटर्न्स फ्रॉम देयर? इसमें मेरा ये मानना है कि अगर आप रियल एस्टेट को बिजनेस की तरह से करते हैं, हाँ जी, बिजनेस से मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें जी, तो आप शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, करेक्ट। बट उसको फुल टाइम बिजनेस बनाना पड़ेगा। मतलब आपको डेवलपर बनो या रियलिटर बनो। हाँ, न डेवलपर रियल्टर ना भी बनो, अगर आप उसको एज इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं तो भी आप उसको फुल टाइम बिजनेस की तरीके से देख रहे हैं, तो आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा कमा सकते हैं। बट जो नॉर्मली जो एक आप उसको एज साइड एक्टिविटी कर रहे हैं ना, एक इन्वेस्टमेंट, आपका मेन बिजनेस ऑक्यूपेशन कुछ और है या आप सर्विस में है, और आप उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को एक साइड इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, उस समय फिर वो शॉर्ट टर्म में चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अदरवाइज वो दे विल लूज मनी। उसको वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से ही समझ के और एनालिसिस करके करें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग फुल टाइम बिजनेस में आ गए एक बार, तो वो कई बार शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेते हैं, हैजिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसका वो बेनिफिट उठा के शॉर्ट टर्म में कई बार कमा सकते हैं। ओके, अभी आपने बताया कि अगर आप उसको एज अ साइड इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। सर, इंडिया में तो रियल एस्टेट को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, यहाँ भी लॉसेस होते हैं लोगों को? हाँ, अगर कोई शॉर्ट टर्म में कमाने के चक्कर में रहेगा तो लॉस हो सकते हैं ना। जैसे सपोज किसी प्रॉपर्टी के लिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आपने कहीं क्या शॉर्ट टर्म में जैसे हैज होता है ना, हैजिंग हुआ कि आपने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ एडवांस दे दिया, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि हाँ ये अभी जितने मेरा पेमेंट टाइम है इसी बीच में मैं इसको अच्छे प्राइस पे बेच दूंगा, तो ये शॉर्ट टर्म में यही अर्निंग होती है, इस नेचर की ही अर्निंग होती है ज़्यादातर। आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी शॉर्ट टर्म में ये एक्सपेक्ट करते हुए कि इतने पर्टिकुलर टाइम में इसका रेट बढ़ जाएगा, तो वो नहीं बढ़ा, तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ गई, और वो फिर पेमेंट करने के बाद आपको होल्ड करनी पड़ गई प्रॉपर्टी। आपको अगर हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, आपके पास पैसा रखा हो, या आपको लोन पे लेना पड़ जाए, तो लोन पे लेना पड़ जाएगा तो लॉस हो जाएगा। ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर ने कोई प्रॉपर्टी निकाली, तो जनरली तो हमने ये देखा है अप्रिसिएशन ही होता है उसमें। हाँ, एप्रिसिएशन होता है, बट कितने समय में होता है, या स्टेबल भी हो जाते हैं ना प्राइस। कई बार रियल एस्टेट में लॉस कब होता है कि जब आपका या तो टाइटल डिफेक्टिव आ जाए या प्राइस स्टेबल हो जाते हैं। तो आपकी जब स्टेबल होने की सिचुएशन में जो आपकी अल्टरनेट कॉस्ट होती है इन्वेस्टमेंट की, वो आपका लॉस है, नोशनल लॉस है कि प्राइस स्टेबल हो गए जी। उतने समय में अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते या आपने लोन लेके इन्वेस्ट किया, तो बैंक को अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं या किसी अपने पर्सनल मित्र को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो लॉस हो जाता है। ओके, एक और यहाँ पर सवाल है जो ज़्यादातर
जनरल ऑडियंस जो आपको सुन रही होगी एज एन एक्सपर्ट, उनका ही ये सवाल है। भारत में या विदेश में भी दो ही कारणों से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो रेंटल यील्ड के लिए या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। आप जब इन्वेस्ट करते हैं या किसी को सुझाव देते हैं तो दोनों में से किस चीज़ का वेटेज आपके लिए ज़्यादा है और क्या देखकर व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए? ये अगेन व्यक्ति के परसेप्शन पे डिपेंड करता है ना, उनकी नीड पे डिपेंड करता है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी नीड क्या है। नीड अगर उनकी एक फिक्स इनकम की है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट की है तो वो यील्ड देखना चाहेंगे। कुछ लोगों का होता है कि मुझे कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है। अब ये सब लोग सुनना चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। तो ये रियल एस्टेट में कैसे हो सकता है ना। तो रियल एस्टेट में क्या होता है कि काफ़ी लोग जो रियल एस्टेट के बिजनेस में रेगुलर हैं वो उनको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पर एक गट फीलिंग होती है या तो कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के एनालिसिस बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी होती है कि कहाँ पर किस लोकेलिटी में या किस पर्टिकुलर बिल्डर का या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने वाला है। वो वहाँ पर कुछ पैसा अपना एडवांस पैसा दे देते हैं जिससे कि और एक टाइम फ्रेम में प्रॉपर्टी खरीदने का वायदा कर लेते हैं। तो उस बीच में वो फिर दूसरे किसी इन्वेस्टर को ढूंढ लेते हैं और उनको प्रॉपर्टी बेच देते हैं। तो नॉर्मली जो हाई रिटर्न लेने वाले लोग हैं वो इसी तरीके के लोग हैं। बट ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये बहुत कुछ लोगों तक लिमिटेड होती है और एक्सपीरियंस से ही आती है। ये इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि तो मैं तो देखता हूँ बहुत सारे जो अनपढ़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी अपनी गट फीलिंग पे कई बार ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। और बहुत सारे जो एनालिसिस करके बैठे होते हैं वो रिस्क लेने की उनकी क्षमता नहीं होती। एनालिसिस वैसे हमेशा कर लेना चाहिए, उसके बाद आपकी कमाई उस पर डिपेंड करती है कि आप रिस्क लेने की क्षमता कितनी है आपके पास। बट बिना एनालिसिस के अगर आप कर रहे हो तो फिर वो तो फिर आप अपने आप को किस्मत के सहारे छोड़ रहे हो। बिल्कुल। एक आइडियल पोर्टफोलियो जब हम देखते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, तो आपको क्या लगता है कि जो यील्ड है और अप्रिसिएशन है उसका बैलेंस कितना होना चाहिए? ये फिर मैंने बताया ना कि जो इन्वेस्टर है उसकी नीड पे डिपेंड करेगा। अगर जो एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पास काफ़ी पैसा हो गया है और उसको अब चिंता नहीं है कि उसकी फ़िक्स इनकम आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसको वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाता है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड में जो हाईवेज पे हैं, इंटरसेक्शंस पे हैं, क्योंकि नॉर्मली एग्रीकल्चर लैंड में टाइटल के इश्यूज काफ़ी रहते हैं तो उसमें लोग डरते हैं पैसा लगाने से। बट जो इन्वेस्टर उस तरीके के होते हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न पास्ट में कमाया होता है तो उनको रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है तो वो पैसा लगा देते हैं। और यील्ड ऐसा हमेशा नहीं है कि यील्ड अगर अच्छी नहीं आ रही है तो वो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करेगी ही करेगी, वो फिर एनालिसिस पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लुभावने वायदे आपसे कर रहे हैं यील्ड के, तो ये भी तो आपको देखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी में वास्तव में उतना यील्ड देने की क्षमता भी है या नहीं है जितने के वायदे आपको किए जा रहे हैं। जब भी आप इन लुभावने वायदों के आधार पर कोई इन्वेस्ट करें तो उसकी प्रॉपर्टी की क्षमता अवश्य देख लें। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी, जब हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एज एन इन्वेस्टर मैं जा रही हूँ या कोई भी बंदा जा रहा है, फर्स्ट सेकंड कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्या टॉप 4 चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट करते हैं देखनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल लो आप लो या कमर्शियल लो? 4 चीज़ें जी। 4 चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइटल है प्रॉपर्टी का। अगर आपने रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रॉपर्टी का टाइटल ही है ना। टाइटल अगर आपका गलत है या उसमें कुछ पोजेसन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, है ना, टाइटल में बहुत नंबर ऑफ तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, तो
और हर डिफेक्ट का अपना रिस्क होता है। कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हटाया ही नहीं जा सकता, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि एक केयरफुल तरीके से अध्ययन करके उनके प्रिकॉशन लेके या उसमें जो प्रीवियस मालिक हैं उनकी सहायता से उनको उन डिफेक्ट्स को रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइटल है। दूसरा है टाइमिंग, कि किस समय पे आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और किस समय पे खरीद रहे हैं। तो क्योंकि रियल एस्टेट का साइकिल होता है और वो साइकिल अलग अलग स्थान पे अलग अलग हो सकता है। तो तीसरा जो है वो हो गया लोकेलिटी, कि अगर किस लोकेलिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी उसकी प्रॉपर्टी की, कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है उस प्रॉपर्टी पे। और अगर आप खाली लैंड खरीद रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की जगह आप लोकेलिटी में और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। करेक्ट। एक सवाल, अभी आपने जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, मान लीजिए हमारा कोई लिसनर है, वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में जहाँ से उनको रेंटल यील्ड चाहिए, राइट। अब कोई एक दो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ या कुछ एक चीज़ें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे वो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएँ जहाँ से मैक्सिमम यील्ड बने, क्योंकि बाहर से सर सब सेम दिखता है। एंट्री पॉइंट हमारा एक एजेंट होता है या कोई एक पर्सन जो हमें सजेस्ट कर रहा है, डेफिनेटली उनके अपने भी कुछ फ़ायदे हैं जिसकी वजह से वो मिसगाइड कर सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल मुझे कैसे डिसीजन लेना चाहिए जब मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ जहाँ से मुझे चाहिए कि भाई मेरी एक सेफ इनकम भी आती रहे फॉर सम टाइम? हाँ, बात वही है, ये भी जो आप बात पूछ रहे हैं ना, कि कैसे यील्ड जो है प्रॉपर्टी में उसको एंश्योर करें। करेक्ट। कि वो यील्ड के साथ हमारे को रिस्क फ्री प्रॉपर्टी मिल रेंटल जाए, यील्ड के साथ, रेंटल यील्ड के साथ एक रिस्क फ्री प्रॉपर्टी मिल जाए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया ना कि प्रॉपर्टी का टाइटल ठीक है। अब उसमें जो रेंटल यील्ड वाले जगहें होती हैं ना, वहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि जो यील्ड है उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है। अगर प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई है तो कितनी लॉन्ग टर्म है वो। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी ना उसमें डिमांड सप्लाई का गैप होता है, डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। रियल एस्टेट में आजकल खासतौर से जो रेजिडेंशियल हाउस हैं उसमें ऐसा हो रहा है कि लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 घर लेके डाले हुए हैं और इस वजह से रेंटल यील्ड बहुत कम है। तो डिमांड सप्लाई के बेस पे गवर्न होगा। और जो यील्ड है, अगर बाई चांस किसी की रेंट पे चढ़ी हुई है प्रॉपर्टी और वो खाली हो गई, तो दूसरी बार जब टेनेंट उसको मिलेगा ये पक्का नहीं होता कितने समय में लग जाए उसको, कितने समय खाली रह जाए। तो ऐसे ज़्यादातर जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती हैं या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती हैं उसमें लॉन्ग टर्म लीज पे लोग लेना प्रेफर करते हैं। वैसा ही भी खुद चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म, क्योंकि उनको बिजनेस डिस्टर्ब ना हो। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको यील्ड में ज़्यादा अच्छी रहती हैं जब आप रेंटल यील्ड देख रहे हैं। ओके। और जहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वहाँ पे क्योंकि घर चेंज करना कंपेरेटिवली आसान है लोगों के लिए, कई बार लोग खुद ही बोर हो जाते हैं घर में रहते रहते, उससे भी चेंज कर लेते हैं, या बड़ा घर लेना चाहते हैं, कई बार कुछ लोकेलिटी में चेंज करना चाहते हैं या कुछ का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो यील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी देखना। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि उसमें उसके बावजूद भी यील्ड रेंटल रिटर्न के आने के बाद भी एप्रिसिएशन की गुंजाइश कितनी है उस प्रॉपर्टी में। कई बार एप्रिसिएशन की गुंजाइश नहीं होती, यील्ड अच्छी आ रही होती है। तो ऐसे जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी मॉल में होती हैं। दिल्ली में भी देखें तो लैंड अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन रेंटल यील्ड अच्छा है जहाँ पे स्टूडेंट एरिया है पूरा। हाँ, जैसे 8-9% का रेंटल यील्ड आ जाता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है रियल एस्टेट में।
अगर 2% का यील्ड आता है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि वो नॉर्मली रेजिडेंशियल मिल प्रॉपर्टी जाता माना है। जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में 4-5% का आ जाता है, ठीक है। 8-9% का बहुत अच्छा माना जाता है। अभी ये तो हो गया रेंटल यील्ड की बात। अब तो भारत में ये फार्म हाउसेस का, एग्रीकल्चरल लैंड का भी कल्चर बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तो सर जीने लायक बचे नहीं है। हर व्यक्ति तो दुबई में जाके शिफ्ट नहीं होगा, तो लोग एक ऑल्टरनेट स्पेस ढूंढते हैं अपने लिए, तो वो उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर अब ये सस्टेनेबल लिविंग आ गई है। अगर सारे लोग इधर की तरफ झुकाव करेंगे तो हाउ सस्टेनेबल इट इज़, एंड आप क्या सजेस्ट करते हैं? एग्रीकल्चर लैंड इज़ इट गुड टू इन्वेस्ट इन, और एक नॉर्मल शहर का व्यक्ति कैसे यूटिलाइज कर पाएगा उसे कभी भी? हाँ, मेरा तो देखिए यही मानना है कि एग्रीकल्चर लैंड में जो रिटर्न है वो नॉर्मली जो हाउस प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा आती है, प्रोवाइडेड आपने थोड़ा सा एनालिसिस के बाद किया हो और टाइटल आपको सही मिल जाए उनका। तो एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट अब सेकंड होम की तरह से भी लोग करते हैं। पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, तो एक वीकेंड होम का कंसेप्ट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो वीकेंड होम के तौर पे लोग फार्म हाउस में जाके रह लेते हैं। तो उस तरह के से जो आसपास में जो अच्छे हाईवेज़ हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जाने आने की सुविधाएं हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हो, और जो लोग नॉर्मली फार्म हाउस अफोर्ड करते हैं उनके पास अपने व्हीकल तो होते ही हैं। तो अगर आने जाने का कम समय लग रहा है तो फार्म हाउस का कंसेप्ट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, उस पे एप्रिसिएशन भी आ रहा है उस तरह की प्रॉपर्टीज़ में। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जब है ना, तो वो उसके जो फ्यूचर यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक हो सकते हैं। उसको चाहे आप हाउसिंग में यूज़ कर लो, चाहे कॉमर्शियल में यूज़ कर लो, चाहे इंडस्ट्री में कर लो, वेयर हाउसिंग में कर लो, हाईवे फैसिलिटीज़ में कर लो, बहुत मल्टीपल यूज़ उसके हो सकते हैं। मैं भी आपसे यही सवाल अगला पूछने वाली थी कि अगर हाईवे फेसिंग या फिर एग्रीकल्चर लैंड में हमने इन्वेस्ट किया है तो उसको किस किस तरह से मल्टीपल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया, ये एक्सपीरियंस होता है सर। दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज, कि मैं कोई सवाल आपसे पूछने वाली थी और आपने उस चीज़ का जवाब दे दिया। जब हम एक लंबे समय किसी इंडस्ट्री में रहते हैं तो हाँ, ये वो तो अस्मात ही मेरे मुंह से निकल गया। मैंने ऐसे कुछ प्लान नहीं किया था, बट हाँ, जब किसी बात को समझा रहे हैं तो समझाने में बहुत सारी बातें निकल ही जाती हैं। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है, जैसे हम अभी आपने बताया एग्रीकल्चर लैंड और हाईवे फेसिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो इनमें सबसे बड़े रिस्क क्या होते हैं? लिक्विडिटी रिलेटेड रिस्क ज़्यादा होते हैं या फिर एग्जीक्यूशन से जुड़े हुए रिस्क यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं? लिक्विडिटी का रिस्क तो देखो रियल एस्टेट में, पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। यहाँ पर थोड़ा लिक्विडिटी का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बायर्स कम होते हैं, है ना। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी का रिस्क कम होता है, करेक्ट। यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वहाँ पर भी होता है। उसको जो दूसरी असेट्स हैं, शेयर्स या गोल्ड या बॉन्ड्स, उन सब में सबसे कम जो इलिक्विड जो लिक्विड प्रॉपर्टी कम है वो है रियल एस्टेट। समझ। उसमें अब ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चर लैंड में जो रिस्क है वो है सबसे बड़ा कि उसका टाइटल वेरिफिकेशन का, उसमें पोजीशन लेने का, थोड़े बहुत वो भी रिस्क होते हैं एग्रीकल्चर लैंड में। तो वो अगर आपने अपनी एक्सपर्टाइज के थ्रू किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके वो रिस्क दूर कर लिए तो उसमें रिटर्न नॉर्मली ज़्यादा आ जाते हैं। करेक्ट। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था अबाउट इन्वेस्टिंग इन आउटस्कर्ट्स। अब हम देख रहे हैं जैसे अब नोएडा था, दिल्ली था, तो फिर नोएडा से नोएडा एक्सटेंशन, और भी छोटे सिटीज़ में जैसे लखनऊ में मैं देख रही हूँ तो आउटस्कर्ट्स में और हाईवेज पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। हाँ, और लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि, लेकिन अभी भी बहुत लोगों में हिचक रहती है, कितने समय में मिलेगा, अप्रिसिएशन किस तरह का आएगा, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं आउटस्कर्ट्स में नॉर्मल लोगों को जो
50 lakhs के अंडर या 70 lakhs के अंडर, क्योंकि वहीं मिल पाता है सर, वो मेन सिटी में हमें नहीं मिलेगा, राइट। अब उन्होंने फैसिलिटीज़ वगैरह भी देनी शुरू कर दी हैं, तो अगले 5-6 साल का प्रोजेक्शन अगर हम लेकर चलते हैं तो आई थिंक आउटस्कर्ट्स आर गुड टू इन्वेस्ट। देखो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, मगर मैं ये कहूँगा आउटस्कर्ट में ना इन्वेस्ट करते समय ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें मास्टर प्लान का, उस क्षेत्र की मास्टर प्लानिंग आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आउटस्कर्ट में आप खेत का टुकड़ा अगर ले रहे हैं तो उस पे तो आप अपना फार्म हाउस तो बना सकते हैं, बट आप उसमें क्या कुछ और उसके दूसरे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारे यूज़ डिस्कस किए कि इंडस्ट्रियल यूज़ भी हो सकता है उसका, वेयर हाउसिंग में भी हो सकता है, कॉमर्शियल भी हो सकता है। तो वो सारे यूज़ कब हो पाएंगे, जब आपको पहले देखना पड़ेगा कि मास्टर प्लान में उस लैंड की क्या स्थिति है। वो मास्टर प्लान में इंस्टीट्यूशनल यूज़ में है, रेजिडेंशियल में है, हाईवे फैसिलिटी में है, इंडस्ट्रियल में है, कॉमर्शियल में है। तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली ही जो अथॉरिटीज़ हैं वो पास करेंगी उनका नक्शा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो टाइटल का है। तो मिक्स लैंड यूज़ भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बट ये सारे यूज़ तभी हो पाएंगे जब उसका आप स्थिति जाने उसको। बहुत सारे जो लोग हैं वो सबर्ब्स में ये सोच के एक प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं कि यहाँ पे हम बढ़िया घर बनाएंगे, पता लगा कि वो तो मास्टर प्लान में एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें तो कभी वो घर बन नहीं पाएगा उनका, या कोई और जो भी अल्टरनेट उनके दिमाग में है, कोई इंडस्ट्री लगाने का या कुछ का, तो वो उसको ध्यान से एग्जामिन करना चाहिए कि उसका क्या यूज़ है। करेक्ट, तभी उसका उपयोगिता आ पाएगी। करेक्ट। जब हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक सवाल करूँगी। जब हम बात करते हैं ऐसे सिटीज़ की जिधर लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ आजकल 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ के अंडर आती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती हैं, एक प्राइवेट लैंड्स वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं जिस भी व्यक्ति से मिलती हूँ वो ज़्यादातर प्राइवेट लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है, पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन वहाँ पर स्कैम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप तो यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो आपको तो बहुत अच्छे से इस चीज़ का आइडिया होगा। मैं जानना चाहूँगी कुछ 2-3 चीज़ें या गलतियाँ जिनकी वजह से यहाँ पर स्कैम ज़्यादा होते हैं लोगों के साथ जब वो इस तरह की प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। इसमें मैं अगर आपको थोड़ा सही से समझाऊं तो उसमें होता क्या है कि जो भी सबसे पहले प्लान्ड एरिया देखना चाहिए कि प्लान्ड एरिया में जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो है या नहीं है। अगर वो प्लान्ड एरिया में है तो फिर वो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस क्षेत्र की, उससे उसको परमिशन लेनी चाहिए। उसमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि नोटिफाइड है या नहीं है, कल को एक्वायर होगी या नहीं होगी। और अगर तो प्लान्ड एरिया से बाहर है तो फिर तो उसमें उपयोगिता के मामले में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, बट उसका अपना प्रोसीजर होता है कि आपको एग्रीकल्चर लैंड ली, फिर उसको आप नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कराओगे, उसमें कितनी चौड़ी एक्सेस रोड है, वो सारे फैक्टर्स आपको देखने होते हैं उपयोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रेजिडेंशियल बना रहे हैं तो अलग चौड़ी रोड चाहिए, अगर आप कॉमर्शियल बना रहे हैं तो अलग चाहिए, हाँ, वेयर हाउस बना रहे हैं तो अलग चाहिए। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। अब अगर हम अनऑथराइज एरिया में कोई भी लैंड खरीद रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे फैक्ट्स हम गैदर करें, और जो लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो आपको ये फैक्ट नहीं बताएंगे भी नहीं, जानने भी नहीं देंगे सर। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलोनीज जो हैं अनऑथराइज कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं इस चक्कर में। हाँ। और अनऑथराइज कॉलोनी में चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो रही है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ तो होती नहीं है। करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो आपको नहीं देती हैं। हाँ। बट हाँ, उसमें शॉर्ट टर्म में कई बार लोग पैसा कमा लेते हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग जो सिस्टम को अच्छे से समझते हैं
वो पैसा कमा के निकल जाते हैं और उनको फंसा देते हैं जो इनोसेंट लोग होते हैं। इसमें पैसा ओवरऑल नहीं बनता, मगर जो लोग सिस्टम्स में पैसा बना के निकल जाते हैं प्रलोभन दे के, वो लोग पैसा कमा जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, जब हम अभी हमने एक बार और भी बात की, इमोशनली ड्रिवन पर्सपेक्टिव से लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी लेते हैं, बट रियल एस्टेट वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप सिर्फ लिक्विड मनी को वेल्थ नहीं मान सकते कि मेरे पास इतना कैश है, यहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ। मतलब रियल एस्टेट एक स्ट्रेंथ देता है आपकी वेल्थ को, एक वेटेज देता है, और कह सकते हैं कि एक क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। आपके हिसाब से वेल्थ क्रिएशन में एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हम रियल एस्टेट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? क्योंकि किसी मतलब हम इन्वेस्टमेंट जब करने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि डू नॉट कीप ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? रियल एस्टेट में क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मली बड़े साइज का होता है, चाहे आप छोटे इन्वेस्टर हैं चाहे बड़े इन्वेस्टर हैं। हाँ। दोनों ही केस में आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो साइज है वो बड़ा होता है Correct. दूसरे एसेट्स के मुकाबले। करेक्ट। क्योंकि उसमें आपको शेयर मार्केट में या गोल्ड में या अदर जो एसेट्स हैं किसी में भी आपको एंटर करना बड़ा आसान है, कम पैसे से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। तो और यहाँ पे मगर एक अच्छी बात ये है कि नॉर्मली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार हो रही है, तो यहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइस डाउन नहीं होते, तो एप्रिसिएशन बंद हो जाता है, कई बार स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई बेचना नहीं चाहता, लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। तो जब प्राइस डाउन हो रहे होते हैं तो लोग बेचते नहीं हैं, मगर वो स्टेबल हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो जो ज़्यादा नुकसान होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी में होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि जहाँ पे आपने पैसा लोन पे लेके लगा दिया। तो रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप एक बिजनेस के तौर पे रियल एस्टेट को नहीं कर रहे, तो आप लोन पे लेके हमेशा ये ज़रूर देखें कि लोन को वो बीट कर पाएगी रियल एस्टेट की एप्रिसिएशन या नहीं कर पाएगी, किस जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें इमोशनल वैल्यू अगर आपकी नहीं है, तो आप घर की बजाय घर को रेंट पे ले सकते हैं, रह सकते हैं उसमें, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न दे सकती हैं। घर में नॉर्मली उतनी रिटर्न आती नहीं है। करेक्ट। बहुत सारी टिप दी आपने इस कॉन्वर्जेशन में। एक टिप और मैं चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से हैं, मुझे पता है आपको इस सवाल का जवाब पता होगा। ऐसे कौन से ऑप्शंस है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के जहां अभी तक इन्वेस्टर पहुंचा ही नहीं है? एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर या एक नॉर्मल पर्सन सोच भी नहीं रहा है और वहां से हमें काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है। तो ये जो परसेप्शन होता था ना पहले कि मेट्रोज में ही रेट बढ़ते थे, मेट्रो से बाहर तो कोई भाव ही नहीं होता था एग्रीकल्चर लैंड का या छोटे शहरों की ज़मीनों का। छोटे शहर में भी एक पर्टिकुलर मोहल्ला जो बाज़ार होता था उसके आसपास के रेट होते थे। अब ये रेट पूरे रियल एस्टेट के बढ़ने वाले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से हर जगह पहुंच आसान हो गई। तो एक तो ये समझ के चलिए कि जो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ हैं, जो छोटे टाउन हैं, उसमें भी रेट बढ़ेंगे। तो वो जहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम पैसों में किया जा सकता है। दूसरी टिप है ये आज के पॉडकास्ट की। तो वहाँ पे आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको कम पैसे में ज़्यादा कमाना है। दूसरा, जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके भी प्राइस बहुत बढ़ते जा रहे हैं चारों तरफ। उनका यूज़ चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो,
बट उनके यूज़ कुछ ना कुछ निकल के आएंगे। करेक्ट। तो रियल एस्टेट के प्राइस वहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। तो उस तरह की प्रॉपर्टीज़ में भी आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। वेरी नाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग, जैसे ही कोई बूम ख़त्म हो तो उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय पीक पे होंगे रेट। तो उसका जो साइकिल है, जब हम, हालांकि हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है पीक को आइडेंटिफाई करना, हाँ। बट एक नॉर्मल किसी भी इंडस्ट्री का साइकिल है। तो अगर नॉर्मली रेट बढ़ रहे हैं तभी लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग पहले से खरीद के बैठे होते हैं वो कमा लेते बना लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जिसको रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रोजेक्शन पता है कि ये दिस इज़ द राइट प्लेस, इधर 2 साल 3 साल बाद, जो आपने लॉन्ग टर्म बोला वो बिल्कुल सही था, समय से पहले आपने इन्वेस्ट किया वहाँ पे। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के परसेप्शन से कर रहे हैं तो भी आपको टाइमिंग पे ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। कि आप कैसे, अच्छा हर जगह के टाइम अलग अलग होते हैं। आप दूसरी कोई लोकेशन ले लीजिए ना जहाँ पे साइकिल उस पीरियड में नहीं चल रहा, जहाँ पे बूम अभी ख़त्म हुआ, जहाँ पे चढ़ती हुई मार्केट है वहाँ पे आप ले सकते हैं। या लोकेलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो सबर्ब्स में प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो रही होती हैं वहाँ पे आप अच्छी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने विजन के साथ कि अच्छा हाँ ये कनेक्टिविटी है इस प्रॉपर्टी की, ये इसका फ्यूचर हो सकता है, इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ आने वाली हैं तो ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी। जैसे किसी ने अब से 25 साल पहले नोएडा गुड़गांव के बारे में सोचा होगा कि ये आने वाले समय के टाउन हैं, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वो आज खुश हो गए। जिन्होंने ये सोचा होगा कि नहीं हम दिल्ली में खुश हैं और तो वो इधर की तरफ नहीं आ पाए तो वो आज रिग्रेट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। वो तो कर ही रहे हैं सर। ये गुड़गांव नोएडा तो मुझे लगता है कि सही समय पे जिसने जो जुड़ गया इससे बना लिया उन्होंने बहुत अच्छा, और अभी भी अब ये आगे एक्सटेंड कर रहा है। इवन स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज आर एक्सटेंडिंग, बढ़ रहे हैं वो। अभी वही मैंने बताया ना कि मेट्रो से ज़्यादा आने वाले समय में ना जो छोटे टाउन हैं वो भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। करेक्ट। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इस पे एक और क्वेश्चन है कि आजकल मोस्ट सर्च जो चीज़ है गूगल पे वो है नेक्स्ट बिग हॉटस्पॉट फॉर रियल एस्टेट। अब अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्ट करने के लिए आया है और बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, डेली से ज़िंदगी इतना समय दे नहीं रही है, पैसा इकट्ठा हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं लगाना होता है, नहीं तो वही कहीं खर्च हो जाएगा। इसी भाग दौड़ में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसी लूप होल पे एजेंट्स आए हैं, इसी लूप होल पे ये जो एजेंसीज हैं वो आई हैं, और इसी लूप होल के ऊपर एडवर्टीजमेंट चल रहा है क्योंकि लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। नाउ जब कोई नया इन्वेस्टर आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कब और किस तरह से डिकोड करे जिससे उसका पैसा राइट जगह पर इन्वेस्ट हो। राइट जगह पे इन्वेस्ट, वो तो हमने काफ़ी जो डिस्कस की है बात। हाँ, मतलब सुपर रिटर्न्स वो जल्दी ला पाए जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं। हाँ, जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसके लिए तो सवाल ये है कि उसकी इन्फॉर्मेशन सही समय पे आ जाए आपको। अब इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी कि क्योंकि बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और आज के युग में तो बहुत आसान है इन्फॉर्मेशन लेना। तो आपको जैसे कहीं पे कोई हाईवे बनने का डिक्लेरेशन हुआ तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये हाईवे सपोज बन रहा है इस पर्टिकुलर लोकल सिटी से इस पर्टिकुलर सिटी तक जी, तो अब आपको लगता है कि हाँ उस हाईवे का जैसे ही पब्लिक फोरम पे इंफॉर्मेशन आ जाए कि कहाँ से निकलने वाला है, कैसे कैसे इंटरसेक्शन रहने वाले हैं, तो राइट टाइम पे आप उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके और उसको प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं वहाँ पर। तो जितना जल्दी आप परचेज कर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, फिर बन जाएगा तो और प्राइस बढ़ जाएंगे,
और उसके बाद बनने के बाद यूज़ होने लगेगा तो और प्राइस बढ़ जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मैं कई एग्जीबिशन में गई हूँ, वहाँ पर जो प्लान्स आने वाले होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है कि ये हाईवेज निकलेंगे यहाँ से। हाँ, या ये मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे गवर्नमेंट के जो अपने पोर्टल्स होते हैं, जी। इंफॉर्मेशन की साइट होती हैं, वहाँ पे अवेलेबल होती हैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, उनको एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड हो गया, हाईवे के अलावा आपका पोर्ट हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, जो भी जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पे कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट सिटी प्लान करती है, इंडस्ट्रियल टाउन प्लान करती है, तो जहाँ पे भी जो डेवलपमेंट होने वाला है उसके आसपास में सबर्ब्स में डेवलपमेंट होता ही है। और जो रियल एस्टेट में लोग पैसा कमाते हैं, जो भी उस इंफॉर्मेशन को राइट टाइम पे एक्सेस करके वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा कमा लेते हैं। सुपर रिटर्न तो ऐसे ही आती है। यस, ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। सो देयर वाज वन हाईवे जो आ रहा था एक एरिया के पास, एंड वन ऑफ माई नोन इन्वेस्टेड देयर, एंड बहुत सून उन्होंने 20x रिटर्न्स निकाले बहुत जल्दी, विच इज़ लाइक। हाँ, बट कई बार क्या होता है, ये बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कहीं पे ना सुनी सुनाई बातों पे ना बिलीव करके। इट वाज अ प्लान। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, मैंने ये भी कुछ लोग के वेस्टेड इंटरेस्ट होते ही हैं। हाँ, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो जो ऑथेंटिक वेबसाइट से ही आपके पास आनी चाहिए। बट हाँ, ये है कि पब्लिक में आजकल इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं जाती, दी जाती है। हाँ करेक्ट। अब लेकिन अब मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, तो जो आपने अवेयरनेस, मिस इन्फॉर्मेशन को से तो आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा या नुकसान हो सकता है। करेक्ट, क्योंकि सर 2.5 महीने पहले किसी ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, वो वेरीफाइड एजेंट है या नहीं है, यू नेवर नो। आप तो सिर्फ एक वीडियो देख रहे हो, और इंस्टाग्राम एल्गोरिथम ऑथेंटिसिटी पे तो काम कर नहीं रहा सर, वो तो व्यूअरशिप पे काम कर रहा है। वो सेंटिमेंट को हिट करता है कि अरे इतने कम अमाउंट में इतना बड़ा घर, इतने अच्छे एरिया में, यहाँ ये यहाँ वो, आप उसको व्यूज़ दे देते हो, प्रोफाइल पुश हो जाती है, वो बड़ा एजेंट बन जाता है। राइट, यही हो रहा है सर, एक्चुअली में यही हो रहा है इंडस्ट्री में। दिस इज़ द होल थिंग दैट इज़ हैपनिंग। और फिर वो वेरीफाइड हो जाता है बंदा कि अब इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो अब इनके थ्रू हम ले सकते हैं। एंड देन दैट्स नॉट ऑल पीपल आर डूइंग इट, पर काफ़ी लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का, क्योंकि रियल एस्टेट एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एनालिसिस का फील्ड है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ना इस फील्ड में अभी तक रिसर्च हुई नहीं है। अब ये समय आया है, और जो AIF के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो रीट के थ्रू इन्वेस्टमेंट है, वो अब बढ़ेंगे आने वाले समय में। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो थोड़ा कम होगा। तो उसके बाद फिर आप एनालिसिस की इम्पोर्टेंस इस सेक्टर में भी बढ़ जाएगी, जैसे कि स्टॉक मार्केट में। करेक्ट, हाँ, वो तो पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया है। हाँ, वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया। वहाँ पे जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो पूरा एनालिसिस करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि वहाँ पर कम अमाउंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर बहुत बड़ा पूरी जिंदगी की पूंजी लगा देता है, जिंदगी की पूंजी लगाते हैं। उसके बाद भी वो एजेंट्स की बात पे या बिल्डर की बात पे उसको बिना वेरीफाई करे विश्वास कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के जब सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वेरीफाई क्यों ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। रेरा का पर्पस भी यही है। करेक्ट, बहुत अच्छे टिप आपने दिए, 2-3 तो मुझे ही मिल गए कि सबअर्ब्स में इन्वेस्ट करना है, प्रोजेक्शंस को देखना है, रिसर्च डेवलपमेंट करना है, कौन, मतलब बहुत, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। जब कोई एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ बैठे होते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं। नाउ दिस इज़ द एक्सपीरियंस दैट हमारा तो ये पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा ये एक सपना है कि वो मेरी लाइफ टाइम में हो पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट रियल एस्टेट में भी एक उतनी ही ट्रांसपेरेंसी आ जाए जैसे कि दूसरे असेट्स में है। क्योंकि उसके बाद रियल एस्टेट को, आज की डेट में रियल एस्टेट इतना महंगा हो गया, आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए। आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, सपना रह गया। और वो उसका जो मेन कारण है ना, वो ट्रांसपेरेंसी है। इस सेक्टर में अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी तो अफोर्डेबिलिटी अपने आप आएगी। बट अजय कि लोगों के लिए ड्रीम नहीं रहेगा, रोटी कपड़ा और मकान, लोग बोलते हैं मकान तक पहुंच ही नहीं पाता। मकान तो बस ले लिया तो उसके बाद सारी एसेट्स खत्म। तो ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए, जबकि इतना एम्पल सप्लाई है। करेक्ट, तो फिर सबको क्यों नहीं घर मिलने चाहिए। करेक्ट।
फिर अभी सबको दुकानें क्यों नहीं नहीं मिलनी मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए। अभी जितने भी व्यूअर्स हैं ना वो आपको एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट समझ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सर का एक और विजन है विच इज़ अबाउट सोशल करेंसी। मैं चाहूँगी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप उसके बारे में लोगों को ज़रूर दें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी हमारी वेल्थ से जुड़ा है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, जिसके बारे में हमने ये पूरा पॉडकास्ट किया है। हाँ, नहीं देखिए, जहाँ तक सोशल करेंसी की बात है वो अभी तक वेल्थ या इन्वेस्टमेंट से तो नहीं जुड़ा है, वो अल्टरनेट है वेल्थ या इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वहाँ पे हम उन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं सोशल करेंसी में। जो कंसेप्ट हमने डेवलप किया है उसका एक पोर्टल भी है सोशोरिच के नाम से। वहाँ पे जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनको मेज़र करने की अभी कोई यूनिट नहीं थी सोसाइटी में। उस यूनिट को क्रिएट करने की कोशिश की है सोशल करेंसी के फॉर्म में, कि जो नो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं या सोसाइटी के भले के लिए हो रही हैं, गुड डीड्स हो रही हैं, पूरे कम्युनिटी के भले के लिए हो रही हैं, पूरे देश के भले के लिए हो रही हैं, पूरे पृथ्वी के भले के लिए हो रही हैं, ग्लोबल गुड हो रहा है, तो उस सब को क्यों ना इम्पोर्टेंस दी जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनका मेजरमेंट होना चाहिए, तो मेज़र करने के लिए वो एक यूनिट हमने डेवलप करी है और इसको लकीली यूएस में मुझे उसका पेटेंट भी मिल गया है। तो अब हम कोशिश करेंगे उस कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाए और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी इम्पोर्टेंस अपनी है, उनको समाज में उनकी जगह मिले। करेक्ट करेक्ट। यानी अगर हम अब तक ये था कि कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छा कितना अच्छा करना चाहिए, वो भी यू विल हैव अ मेजरमेंट फॉर दैट। हाँ, नहीं अच्छा तो कर ही रहे हैं, बट जो लोग ज़्यादा समय अच्छा करने में दे रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक मनी के पैरेलल एक दूसरी करेंसी जिसको हम सोशल करेंसी कह रहे हैं वो भी आ जाए, क्योंकि मनी भी एक स्टेज पे आके ना आपका सोशल करेंसी का ही रोल, जब आपकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मनी का रोल भी समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का रह जाता है। बिल्कुल और समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अगर ये सोशल करेंसी हो जाएगी, मनी अगर प्रतिष्ठा दिलाने के लिए मनी में आप दूसरे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी करते हो जब रुपया पैसा अर्न करते हो। करेक्ट। बट जब सामाजिक करेंसी आप अर्न करेंगे तो दूसरों में खुशहाली फैलाएंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। सो वो एक हैप्पी इंडिया जो हम देखना चाहते हैं वो हमें दिखेगा। हैप्पी इंडिया नहीं, हैप्पी ग्लोब देखना चाहते हैं, वो आपका विजन तो और भी बड़ा है सर। आपने बुक भी लिखी है एक, राइट, इक्वानिमिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो मैंने ये जो बुक लिखी है इसके पीछे जो मकसद है वो है अध्यात्म को अर्थशास्त्र से जोड़ने का। ये किताब पीछे हमारे आप व्यूअर्स देख सकते हैं, यू कैन गो एंड ऑर्डर दिस बुक। अध्यात्म को अर्थशास्त्र से जोड़ने का, जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी किस तरीके से आप अध्यात्म के साथ जोड़कर कर सकते हैं। उसमें आप सेल्फलेस एक्टिविटीज़ पैसा कमाते कमाते भी कैसे कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो आप एक कह सकते हैं कि जो भावनाएं, जो चीज़ें हम पीछे छोड़कर अब हम मेजर करते हैं कितना किसका बैंक बैलेंस है, तो कितनी किसकी गुड डीड्स हैं। हाँ, ये भी कलेक्शन होना चाहिए। ये कलेक्शन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है जी। और उस कलेक्शन के बेसिस पे हमारा पूरा भारतीय दर्शन उसी पे आधारित है, ठीक है ना। तो वो कलेक्शन को हम उसको रियलाइज़ करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, ये हमारा प्रयास, जिससे लोग और मोटिवेट हों बेहतर करने के लिए, जिससे कि उस एक्टिविटीज़ को जो कि सामाजिक भले के लिए हैं, ग्लोबल गुड के लिए हैं, वासुदेव कुटुंबकम जी, तो उसको ध्यान में रख के जो एक्टिविटीज़ की जाए वो सबके भले के लिए होगी, सबके मंगल के लिए। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। इतना डेप्थ में बात करना, हर एक सवाल पर इतना खूबसूरती से जवाब देना, इतनी शांति से जवाब देना। हमें पता है, मैं तो आपके ऑफिस भी गई हूँ, आपका काम और आपका विजन बहुत बड़ा है, बट जो कहते हैं कि भारीपन आपकी पर्सनालिटी में है, शख्सियत में है, दैट इज़
ट्रूली एडमायरिंग। और बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि सर एक्सपीरियंस लोगों के पास होता है पर वो निकल के शेयर नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आज इस पॉडकास्ट के बाद अवेयर होंगे, क्योंकि घर हम सबका सपना है सर, चाहे वो मेरी उम्र के लोग हों, चाहे मुझसे 20 साल बड़े लोग हों। इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इज़ अ ड्रीम फॉर एवरीवन। कैसे सही तरह से हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपने हमें सजेस्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी एक लास्ट कोई सजेशन, कोई इनपुट, कोई बात आप हमारे व्यूअर्स से कहना चाहें तो। पहले तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, बहुत इन्वॉल्व होके आपने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। और व्यूअर्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बीच में आपको कहा भी, कि मेरा ये एक विज़न है कि किसी भी तरीके से रियल एस्टेट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, अफोर्डेबल हो, और वहाँ पे उसके बहाने प्रोस्पेरिटी डेवलप हो। तो अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो रियल एस्टेट को लेके मेरा यही विज़न है। और जो इसमें अच्छे लोग हैं वो आएँ। और कुछ थोड़े दिन पहले ये इंडस्ट्री काफ़ी बदनाम हो गई थी, अब तो खैर रेरा के आने के बाद बेहतर हो रही हैं सिचुएशंस, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, और आने वाले समय में और बढ़े। थैंक यू सो मच। ये थे कमलकांत सर। सर की बताई हुई बातों को मैं चाहूँगी इस पॉडकास्ट को आप कम से कम 2 से 3 बार सुने, और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर ज़रूर करें जो रियल एस्टेट में या तो इन्वेस्ट करते हैं, या करने जा रहे हैं, या करना चाहते हैं। बार बार क्यों सुने, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब आप इसे बार बार सुनेंगे तब आपको डेप्थ ऑफ कॉन्वर्सेशन समझ आएगा। क्योंकि मैं यहाँ सर के सामने बैठी थी तो मैं वो समझ पा रही थी कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, और साथ ही साथ क्यों, कारण क्या है। सर ने बार बार वेटेज इस बात पर दिया कि बायर का नीड और इंटेंशन क्या है, राइट। सो इन सब चीज़ों पर जब ध्यान देकर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमने अपने इर्द गिर्द बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट से न सिर्फ पैसा कमाया है, मगर उस मनी को इस तरह से इन्वेस्ट किया कि उस मनी ने उनकी वेल्थ क्रिएशन में उनकी मदद की, राइट। सो हर वो व्यक्ति जो सपना देखता है अपने घर का, जो सपना देखता है अपने लिए एक जगह का, उन सब लोगों के ड्रीम्स आई होप फुलफिल होंगे। और आपके जो भी डाउट्स, जो भी आपके मन में सवाल रहे होंगे, वो सारे इसके बाद इस पॉडकास्ट के बाद डेफिनेटली आपको आपके जवाब मिले होंगे। मैं चाहूँगी कि आपके अगर अभी भी कोई सवाल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का ईमेल ऐड कर रही हूँ, आप सर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहूँगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। इट्स नॉट अ कमर्शियल डिस्कशन, इट्स अ डेफिनेटली सोशल डिस्कशन जो एक सोशल एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए। और सर जनरली कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बट आज आप सब लोगों के लिए आए हैं और अब हम बैक टू बैक सर को बुलाते रहेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपने सवाल कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें, जिनसे हम अगली दफ़ा सर के साथ जब बात करें तो उन सवालों को ले पाएँ। और इसके साथ ही साथ अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस बाकी है तो सर के साथ जुड़ें ज़रूर। मैं सर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगली बार किसी अगले एपिसोड में एक और अगले शख्स के साथ, एक और अगले गेस्ट के साथ मिलेंगे, आपके कुछ और सवालों को एड्रेस करेंगे और आपके सपनों को पूरे करने के लिए आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।